हमने सेल वॉल इनहिबिटर्स पढ़ लिए, हमने सेल मेम्ब्रेन डिस्टरप्टर्स पढ़ लिए। अब हम कौन सी चीज पे जाएंगे? अब हम डीएनए और आरएनए सिंथेसिस की इनहिबिटर्स पे जाएंगे। ठीक है जी। बैक्टीरिया को इस तरह से भी मार दिया, इस तरह से भी मार दिया। अब हम उन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं जो कि बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड्स को टारगेट करके उनको खत्म करता है। ठीक है जी। न्यूक्लिक एसिड से मुराद डीएनए और आरएनए है। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक नाउ। ठीक है जी, रेडी है? बिस्मिल्लाह करें फिर। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आपके पास क्या है, आपके पास ये कहानी है सारे उस चीज की। ठीक है जी, हमने ये चीज उठा ली। अब ये आपके पास बजाय बड़ा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपकी बुक में बड़ी लंबी करके चौड़ी चीज करके दी है। ठीक है जी, तो हम वो उस चीज की तरफ नहीं आएंगे, हम अपनी तरीके से पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं जी? हम न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ठीक है जी, आपने न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होने देनी, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स हमने ये पढ़ने हैं। अब ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। उससे पहले आपको ये डायग्राम समझ आनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा देखिए, मैंने क्या बनाया, मैंने कहा कि ये आपके पास क्या है? आपका बैक्टीरिया है, और ये उस बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है। यहां पर पड़ा हुआ आपका क्या है? डीएनए और आरएनए। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? इसको जब हम जूम करके देखते हैं, इसको जरा हम जरा जूम करके देखते हैं, तो आपको क्या नजर आता है? डीएनए किस तरह नजर आता है आपको? आपको डीएनए नजर आता है इस तरह, इस तरह नजर आता है ना? ये बीच में इधर इनके वो बने हुए हैं, ऐसे ही है ना? ठीक बना रहा हूँ बॉन्ड्स, हाँ। वो वाली चीजें हैं। और ये आपके पास क्या कहलाती है? ये आपके पास डीएनए कहलाती है। जब ये डीएनए क्या कर जाता है? ये रेप्लिकेट करता है, या रेप्लिकेट क्या करता है वो? डीएनए काम किससे करता है? पहले डीएनए होता है, फिर वो डीएनए अपने आप को चेंज करके वो स्ट्रैंड को खोल कर क्या बनाता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाता है, जिसे आप आरएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। तो बेसिकली डीएनए टूट कर क्या बनता है? आपका आरएनए बन जाता है। ऐसा ही है ना? और आरएनए एक स्ट्रैंड से बना होता है। तो दिस इज डीएनए एंड दिस इज आरएनए। और फिर आरएनए क्या करता है? फिर आरएनए मजीद आगे क्या करता है? आगे टूट कर, या टूट कर तो नहीं कह सकता, आगे कुछ ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस करके क्या बनाता है? आपके पास यहां पर प्रोटीन्स बन जाते हैं। ठीक है जी। तो दीज आर द प्रोटीन्स, और ये उनके अंदर फिर समझ आ रही है? तो ये कितने प्रोसेस हुए? पहले डीएनए था, डीएनए से आरएनए बना। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से जब आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं। और फिर आरएनए से जब मजीद प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है जी, दीज आर प्रोटीन्स। जब ये प्रोटीन्स बनते हैं तो ये इस प्रोसेस का क्या नाम होता है? इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसलेशन। याद है किसी को? ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में फर्क याद है? जी जी, इस तरह कुछ होता है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने कहा कि डीएनए और आरएनए, और फिर आरएनए से प्रोटीन, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और ट्रांसलेशन होकर फिर आखिर में आपके पास प्रोटीन बनता है। अब अगर मैंने इसको ब्लॉक करना है, अगर मैंने ये प्रोटीन नहीं बनने देने ना, प्रोटीन बनेंगे तो फिर तो सेल खुश होगा, मैंने सेल का प्रोटीन नहीं बनने देना। तो अगर मैं प्रोटीन को नहीं बनाऊं तो मैंने क्या करना है? मैंने या तो डीएनए की आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन को रोकना है, या आरएनए को प्रोटीन बनाने से रोकना है, ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस को। तो इस किसी जगह पे भी मैं प्रोसेस को रोक सकता हूं। इसको रोकने के लिए जो आपके पास यूज, जो आपने क्या करना है, आपने ये इस डीएनए को या आरएनए को, दोनों में से किसी चीज को भी रोकना है। तो बेसिकली क्या रोक, आप क्या कर रहे हैं? आप न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करवा रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि ये आरएनए बने तो डीएनए को ब्लॉक कर दें, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन रोक दें। और अगर आप नहीं चाहते कि प्रोटीन्स बने तो फिर आरएनए को रोक दें। बोथ ऑफ दीज आर न्यूक्लिक एसिड। आप न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स देते हैं। ठीक है जी। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स में आपके पास 3 मेडिसिन आती हैं, 3 ड्रग्स आती हैं। ठीक है जी। नंबर फर्स्ट पे आपकी ड्रग आती है जी मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल, इसका नाम तो सुना होगा ना आपने? मेट्रोनिडाजोल का नाम तो सुना है आपने? इसके अलावा आपके पास है जी क्विनोलोन्स। क्विनोलोन्स, उसके बाद आती है आपके पास जी रिफा रिफेम माइसिन्स। ठीक है जी। ये सारी आपके पास जानी पहचानी ड्रग्स हैं, जो कि आपने पहले कहीं ना कहीं सुनी होगी कम से कम। मेट्रोनिडाजोल फ्लैजेल के नाम से आती है, क्विनोलोन्स में आपके पास बहुत सारी आती है, वो आगे पढ़ते हैं। और रिफामाइसिन आपके पास ट्यूबरकुलोसिस में इस्तेमाल होती है बेसिकली। ठीक है जी। तो ये 3 ड्रग्स हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को रोकती हैं। अब आप इसको बारी बारी पढ़ेंगे। ठीक है जी। द नंबर फर्स्ट इज नोन एज मेट्रोनिडाजोल। ये आपके पास पहली है। ठीक है जी। अब मेट्रोनिडाजोल क्या है? नजर आ रहा है ना? मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल आपके पास एक प्रो ड्रग है। ठीक है जी। प्रो ड्रग से मुराद ये है कि जब आपकी बॉडी में जाता है तो ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। तो इसको आप क्या कहते हैं? इट इज अ प्रो ड्रग। ठीक है जी। ये आपके पास एक्टिव होगा कब?
जब ये इसकी एक्टिवेशन हो जाए, इट रिक्वायर्स व्हाट, इट रिक्वायर्स अपना कौन सा वाला, रिडक्टिव एक्टिवेशन। इसको एक्टिवेशन चाहिए, ठीक है जी। इसको आप रिड्यूस करके, इसको आप रिड्यूस, रिडक्शन तो पढ़ी है आपने ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो ये इसको आप रिडक्टिव एक्टिव, इसकी रिडक्टिव एक्टिवेशन करते हैं, और इसकी जब एक्टिवेशन हो जाती है, इट कन्वर्ट्स टू व्हाट, इनटू नाइट्रिक। इसके जो, मैं आपको डायग्राम पूरी नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इस तरह कर सकता हूँ कि इसमें ये होता है ना, इसमें ये नाइट्रोजन होता है, एक तरफ ये O होता है और दूसरी तरफ ये O होता है, ऐसे किस्म का होता है। तो ये इसका नाइट्रोजन ग्रुप है। इस नाइट्रोजन ग्रुप को पहले, ये इनएक्टिव, अभी ये इनएक्टिव है, क्या है ये, अभी ये इनएक्टिव है। जब आप इसकी एक्टिवेशन करेंगे ना, तो आप कह सकते हैं कि जी इट रिक्वायर्स रिडक्टिव एक्टिवेशन ऑफ इट्स नाइट्रिक ग्रुप। ये नाइट्रिक ग्रुप है इसका, ठीक है जी। ये नाइट्रिक ग्रुप क्या करेगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट होगा तो ये किस एंजाइम के जरिए एक्टिवेट होगा, ये नाइट्रिक ग्रुप है, पता नहीं मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा आपको, रिक्वायर्स रिडक्टिव एक्टिवेशन ऑफ इट्स नाइट्रो ग्रुप बाय द हेल्प ऑफ, बाय एंजाइम, ठीक है, बाय एंजाइम PFOR। ये एक एंजाइम है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक एंजाइम है, ठीक है जी। PFOR इज एन एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, ये आपके इस मेट्रोनिडाजोल में ये जगह जो होती है, इसको तोड़कर इसको कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, इसको कन्वर्ट कर देता है एक्टिव फॉर्म में, ठीक है जी। और जब ये आपके पास एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तब आपके पास ये अपना असर करती है। जब ये कन्वर्ट हो जाती है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, यही एन होता है, यही नाइट्रोजन ग्रुप होता है। बस ये इसकी शेप इस तरह हो जाती है कि इसके पास ये NO2 आ जाता है, और यहाँ पर इसके पास ये रेडिकल बन जाता है, ठीक है जी। रेडिकल का मतलब होता है इसके पास एक वो खाली है अभी अपना, एक इसके पास शेल में एक जगह खाली है, तो इसको आप रेडिकल बोलते हैं। और रेडिकल कोई भी चीज हो, ये आपके पास बड़ी पावरफुल हो जाती है, ठीक है। ये आपके पास पहले स्टेबल थी, इनएक्टिव थी। ये एंजाइम था अपना, क्या नाम है इसका, PFOR। PFOR ने इस मेट्रोनिडाजोल को कन्वर्ट किया किस चीज में, एक्टिव फॉर्म में, और इसके खास तौर पे नाइट्रिक ग्रुप को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया। जब आपके पास ये नाइट्रिक रेडिकल बन जाता है, ठीक है जी, ये रेडिकल एनाइन है। एनाइन का मतलब क्या होता है, माइनस साइन है, रेडिकल भी है और माइनस साइन भी है। इट इज नोन एज रेडिकल एनाइन। यहां पर लिख लेता हूं, रेडिकल एन आइन, ठीक है जी। ये एन आइन क्या करता है, ये आपके पास जाता है और अटैच हो जाता है बैक्टीरियल सेल के पास, ठीक है जी। यहां पर लिखूं, ठीक है जी। ये आपके पास जो रेडिकल रेडिकल एन आइन है, ठीक है जी, इट गोज एंड अटैच इटसेल्फ, ठीक है जी, अटैच इटसेल्फ टू बैक्टीरियल सेल, ठीक है जी। जब आपके पास ये बैक्टीरियल सेल के अंदर आ जाता है, तो ये क्या है, रेडिकल आयनाइन है ना। जब रेडिकल एनाइन आपके पास होगा, तो ये आपके पास लीड करता है, ये जो आपके पास DNA है, इसके स्ट्रैंड्स बने हुए हैं ना, इसके तो अच्छे खासे स्ट्रैंड्स बने हुए हैं, और इसका अपना अपना स्ट्रैंड है, ये RNA है और ये DNA है। ये रेडिकल एनाइन क्या करता है, ये रेडिकल एनाइन इसको तोड़ देता है, DNA को भी तोड़ देता है, DNA के स्ट्रैंड्स को तोड़ देता है, RNA के स्ट्रैंड्स को तोड़ देता है। अब ना रहेगा RNA, ना रहेगा DNA, ना उसके स्ट्रैंड्स ठीक ठाक है, RNA और DNA नहीं रहेगा, तो क्या सेल अपनी प्रोटीन्स बना सकता है, क्या सेल अपना ट्रांसलेशन प्रोसेस कर सकता है, नहीं कर सकता ना। देखिए मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप, मेरी बात आप समझ रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाया, ठीक है। आपके पास जो मेट्रोनिडाजोल है, कुछ कहा यह जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि मेट्रोनिडाजोल का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो स्टिल अननोन है, किसी को नहीं पता ये कैसे काम होता है, इसका कैसे काम होता है, लेकिन हमें पर भी अंदाजा है। हम कहते हैं कि मेट्रोनिडाजोल आपके पास एक ऐसी ड्रग है, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है आपको, कि ये आपके पास सेल के अंदर दाखिल होता है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म होता है, क्या होता है, ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन इनएक्टिव का मतलब क्या है कि इसके पास ये नाइट्रो ग्रुप है, इसका ये हालत होती है नाइट्रो ग्रुप की, इसको आप इनएक्टिव बोलते हैं। फिर बीच में आपके पास एक एंजाइम होता है, वो बैक्टीरिया सेल के अपने पास ही एक एंजाइम होता है, क्या, PFOR एंजाइम। इस एंजाइम के जरिए इस चीज की क्या हो जाती है, ब्रेकिंग हो जाती है, टूट जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है, ये नाइट्रिक ग्रुप जो है इसका, ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, रेडिकल एनाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये रेडिकल एनाइन जो है ना, ये इतना पावरफुल है, ये इतना पावरफुल जाना जाता है इसको, कि ये मतलब कहते हैं कि ये आपके पास जाता है, ठीक है जी, और आपके DNA और आपके RNA, उनके स्ट्रैंड्स को तोड़ देता है। जब DNA और RNA नहीं रहेगा, ये स्ट्रैंड्स टूट जाएंगे, तो फिर आपके पास प्रोटीन्स कौन बनाएगा, प्रोटीन्स कोई नहीं बनाएगा, और आपका सेल मजीद ग्रो नहीं कर सके, एंड योर सेल इज डेड, डेथ डेड। क्या समझ आई, समझ आई आपको अभी तक।
समझ आई? मेट्रोनिडाजोल की समझ आई? क्विनोलोन्स में हम तब जाएंगे जब आपको ये क्लियर हो जाए, मेट्रोनिडाजोल क्लियर हो जाए। राशिद आपको समझ आई? बाकियों को समझ आई? डॉक्टर शबीर, लारेब, आप दोनों को समझ आई? अच्छा, देखिए, मैं आपको इस लिखाई की तरफ नहीं लाना चाहता, अच्छा ये आपको कंफ्यूज करेगा, ये आपको कंफ्यूज करेगा, आप सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान दें। ये तो आपको पता है ना कि डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए फिर मैसेंजर आरएनए बनाकर क्या करता है, प्रोटीन की ट्रांसलेशन करवाता है। इस चीज को सिर्फ याद रखें। और फिर इस डायग्राम की तरफ, उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे। ठीक है जी, इसकी तरफ आए अभी। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक है जी, इस सेल के अंदर क्या है? ये चीज अंदर आई, ये क्या है? ये NOO, ये दोनों ड्रग का एक पार्ट है। दिस नाइट्रिक ग्रुप इज पार्ट ऑफ मेट्रोनिडाजोल। आपने गोली खाई, वो जिस्म में गई और वहां पर पहुंची, बैक्टीरियल सेल को पैदा करके उसके अंदर घुस गई। ये जब घुस जाती है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है। ठीक है जी, इसको आप क्या कह सकते हैं कि दिस इज इन एक्टिव। इसको एक्टिव करने के लिए ये बीच में ये एंजाइम पड़ा होता है, इसको आप क्या कहते हैं? PFOR एंजाइम। इस एंजाइम के जरिए ये नाइट्रिक ग्रुप चेंज होकर एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव नाइट्रिक ग्रुप फिर क्या करता है? डीएनए और आरएनए को टारगेट बनाता है। डीएनए और आरएनए जब टूट जाता है, आपके पास सेल को मजीद ग्रो करने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए ताकत नहीं रहती, तो फिर सेल भी नहीं ग्रो करेगा ना, और सेल की अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो ये आपके पास मेट्रोनिडाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है जी, सिर्फ इस डायग्राम से आपको समझ आ जाना चाहिए। द सेकंड ड्रग इन द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स, और वो कौन सी है? वो आपकी है जी क्विनोलोन्स। क्विनोलोन्स, ठीक है जी। क्विनोलोन्स आपके पास कॉमनली कॉमनली यूज होने वाले ड्रग्स हैं आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के इन्फेक्शंस के लिए, खासतौर पे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं उन यूजेस में। इसका आपने जो समझना है ना, वो आपने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना है कि हाउ डज इट इनहिबिट्स न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। देखें, क्विनोलोन्स आपके पास ऐसे काम करते हैं, आपको उससे पहले एक चीज समझनी चाहिए। ठीक है, ये आपके पास क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है जी, ये आपके क्रोमोसोम्स हैं, ये आपको दो क्रोमोसोम नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये क्या, सॉरी, वो अपना डीएनए। ठीक है, ये आपके पास आपस में कॉइल हुए होते हैं। सबसे पहले जब आपके पास न्यूक्लिक एसिड बनता है तो इसकी अनवाइंडिंग होती है। ठीक है जी, अनवाइंडिंग होती है, और अनवाइंड होकर ये क्या करता है? ये आपके पास ये एक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है जी, इसको आप अनवाइंडिंग ऑफ क्रोमोसोम्स या न्यूक्लिक एसिड, अनवाइंडिंग ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल की आपके पास किसके अंडर होता है? यहाँ पर एक आपके पास एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज आइस, ये है बेसिकली टोपो आइसोमरेज एंजाइम है, लेकिन फिर भी इसका नाम क्या है? डीएनए जाइरेज। ठीक है जी, ये डीएनए जाइरेज अनवाइंडिंग करता है इस क्रोमेटिन मटेरियल की। जब आपके पास एक दफा क्रोमेटिन मटेरियल अनवाइंडेड हो जाए, तो फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है कि दो क्रोमेटिन मटेरियल दो मिलकर क्या करते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाते हैं ना। तो यहाँ पर दो मिलकर सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाते हैं। ये एक हो गया, तो ये दूसरा हो गया, ऐसे करके। ठीक है, यहां पर ये आपस में किसी ना किसी जगह पर अटैच होते हैं, किसी ना किसी जगह पर ये फिर भी अटैच होते हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। फिर इनकी क्या हो जाती है? इनकी सेपरेशन होती है। इनकी सेपरेशन कौन कराता है? इनकी सेपरेशन आपके पास एक दूसरे एंजाइम के अंडर होती है। ये जहां ये ऐसे है ना, ये सेपरेट होकर क्या करेंगे? एक ऐसे बन जाएगा, ठीक है जी, और एक ऐसे बन जाएगा। ये आपके पास अलग अलग हो जाएंगे। अब इसकी जो सेपरेशन है, वो आपके पास क्या होगी? किसके अंडर होती है? यहां पर एंजाइम होता है टोपो आइसोमरेज 4। ये आपके पास एंजाइम्स हैं। ये दोनों एंजाइम्स आपके पास न्यूक्लिक एसिड के पाथवे में है होते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर आपने न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस रोकनी है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप डीएनए जाइरेज को रोक दे। तो क्या डीएनए जाइरेज रोकने से आपको अनवाइंडिंग होगी? और अनवाइंडिंग ना होगी तो फिर आगे प्रोसेस चलेगा? आगे भी नहीं चलेगा। तो आपका जो क्विनोलोन होता है, इट बेसिकली टारगेट्स दिस एंजाइम्स। एक ये एंजाइम इसको भी ब्लॉक कर देता है वो, और एक ये एंजाइम इसको भी ब्लॉक कर देता है। जब आपके पास ये टोपोआइसोमरेज 4 और ये डीएनए जाइरेज दोनों बंद हो जाएंगे, सो व्हाट विल हैपन? इट विल these enzymes will be these enzymes are normally required for unwinding and separation of these daughter cells। लेकिन जब सेपरेशन भी नहीं होगी और ऊपर से अनवाइंडिंग ही नहीं होगी, तो आपके पास न्यूक्लिक एसिड बनेगा किस तरह भाई? फिर न्यूक्लिक एसिड बनेगा भी नहीं। और जब न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा, तो आपके सेल मजीद ग्रो भी नहीं कर सकेगा। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा आपके पास? कि क्विनोलोन्स ने सेल को किल कर दिया है। जिस तरह भी हो, डीएनए जाइरेज की इनहिबिशन से एंड टोपोआइसोमरेज 4 की इनहिबिशन से, बोथ ऑफ दीज एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड in the unwinding and separation of the chromatin material, which will lead to further development of न्यूक्लिक एसिड्स। तो आप न्यूक्लिक एसिड्स तक बात पहुंचने ही ना दो, आप पहले उनको रोक दो।
दिस इज द इफेक्ट ऑफ क्विनोलोन्स। ठीक है जी। देखें, आपके पास ये क्विनोलोन्स जो है, ये आपके पास, इसका स्ट्रक्चर मुझे भी नहीं आता ना, हमें पता होना चाहिए, ये फार्मासिस्ट का काम है। लेकिन जैसे भी है, इसका स्ट्रक्चर कुछ भी होता है, कॉमनली कॉमनली जो क्विनोलोन्स इस्तेमाल होते हैं हमारे यहाँ, वो क्या कहलाते हैं? कॉमनली आप जो फ्लोरोक्विनोलोन इस्तेमाल करते हैं उसको हम मैंने बोल भी दिया, फ्लोरोक्विनोलोन इस्तेमाल कर, क्विनोलोन्स आपके पास जो कॉमनली है वो आपके पास फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं। उसकी वजह है कि आपके पास जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होने वाली क्विनोलोन्स है, उसके स्ट्रक्चर में आपके पास यहाँ पर एफ होता है, और एफ का मतलब ये होता है कि इट इज मोर पावरफुल, ये आपके पास मजीद एक रेडिकल एक्शन देता है आपको। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स आर द मोस्ट पावरफुल क्विनोलोन्स, इसके अंदर एफ होता है और फ्लोरो एलिमेंट होता है। इसका काम ये होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि आपके पास इनहिबिशन कराता है किस चीज की? इट इनहिबिट व्हाट? इट कॉजेज द इनहिबिशन ऑफ डीएनए जाइरेज, और इसके साथ साथ टोपो आइसोमरेज 4। ये इसका काम है। जब ये काम हो जाता है फिर आपके पास आगे जा ही नहीं सकता। ठीक है जी, आगे बात जा ही नहीं सकती, ये आपके पास इसका काम है। अब इसके ड्रग्स कौन से होते हैं? फिनालोन्स में आपके पास बहुत मशहूर जमाना और कॉमनली जो सबको आते होते हैं, ठीक है, टेक्नीशियंस को भी याद होते हैं, तो वो आपके पास क्या है, इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो आपके पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है जी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसके अलावा, सिप्रो के अलावा कौन सी होती है? मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। इसके अलावा कौन सी होती है? ऑफ्लो ऑफ क्या है, ऑफ्लोक्सासिन। ठीक है, सब बहुत सारी हैं। अब लीवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, पता नहीं कितने फ्लॉक्सासिन, सारे फ्लॉक्सासिन फ्लॉक्सासिन वाली ड्रग्स आपके पास क्विनोलोन्स होती हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप पढ़ लें, यही इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसको हम, ये टेराटोजेनिक इफेक्ट देती है, इस वजह से इसको हम प्रेगनेंसी में नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है जी। तो एडवर्स इफेक्ट्स में इसका ये है कि ये इट कैन नोजिया वॉमिटिंग डायरिया, वो तो इससे होती है, ठीक है, वो तो तकरीबन हर से होती है। तो नोजिया वॉमिटिंग डायरिया, इसके साथ साथ इसको, इसका क्या है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट है, और टेरेटोजेनिक इफेक्ट की वजह से इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ठीक है जी, प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता। ये सारा मामला है क्विनोलोन्स के बारे में। यहां तक आपको समझ आया? हम आगे चलें। समझ आया आपको? अब ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है या पहले ज्यादा क्लियर नजर आ रहा था? बताएं जी, जल्दी करें, आगे चले हम, चले कि नहीं जी? और कुछ भी नहीं पढ़ना? अच्छा, मैंने आपको बातों बातों में बता दिया, लेकिन आप इसको रिटर्न फॉर्म में ऐसे लिखें कि आपके पास क्या होता है, ये जो क्विनोलोन्स होता है, ये आपके पास अटैक करता है किस चीज को? ये आपके पास अटैक करता है, अटैक एंजाइम्स। ठीक है जी, वो एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, विच आर रिक्वायर्ड फॉर अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग एंड अपना सेपरेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है जी, ये उनको अटैक करता है, और इसके अटैक से फिर क्या हो जाता है, आपके पास इनहिबिशन हो जाती है डीएनए और आरएनए की। ठीक है जी, डीएनए और आरएनए नहीं बनता। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द थिंग। ठीक है जी, चलिए फिर आगे जाते हैं, आगे चलें फिर। क्विनोलोन्स आपके पास हो गए, अब आपके पास रिफामाइसिन वाली ड्रग्स हैं विच आर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। अच्छा, रिफामाइसिन, रिफामाइसिन आपके पास, आपने ये रिफामाइसिन कहीं और भी सुना होगा, टीबी की ड्रग्स में होती है हमारे पास। रिफेम्पिन वाली ड्रग याद है? रिफेम्पिन इज अ ट्यूबरकुलो एंटी एंटी क्या कहते हैं, एटी, क्या बोलते हैं, एटीटी, एटीटी ना, एटीटी ड्रग्स होती हैं रिफामाइसिन्स। ठीक है जी, दिस रिफामाइसिन्स आपके पास बेसिकली एक्ट बाय न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिशन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डायरेक्टली समझ लेते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दे एक्ट बाय टारगेटिंग एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन आपको मैंने यहीं पर बता दिया था कि जरा ट्रांसलेशन वाली पेज, ठीक है, दिस इज दिस इज ट्रांसक्रिप्शन।
जब डीएनए बनता है और डीएनए से आरएनए बनता है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन जब आरएनए मैसेंजर आरएनए बनकर प्रोटीन्स बनाता है, ये आपके पास क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन करता है। तो रिफामाइसिन आपके पास जो ड्रग्स होती है वो इस ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस के एंजाइम्स को टारगेट करता है। मतलब ये है कि आरएनए बन जाएगा लेकिन आरएनए से मजीद प्रोटीन्स नहीं बनाएगा। सो यहाँ पर इस ट्रांसलेशन को टारगेट करने वाली ड्रग कौन सी है? वो आपके पास रिफामाइसिन है। ठीक है जी। और वो कैसे काम करती हैं? यहाँ पर आपके पास क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं। ठीक है जी। ये आपके पास एक एंजाइम होता है राइबोसोम्स में। ठीक है, यहाँ पर पड़े होते हैं वो एंजाइम्स। ठीक है, इस तरह इसके बीच में से ट्रेवल करती है आपकी कौन सी चीज? आरएनए। ठीक है जी। डीएनए, वो डीएनए क्या करती है? वो आपकी डीएनए क्या करती है? इस डीएनए की वजह से यहां पर आपको क्या बनता है? एक आरएनए बनता है, एक आरएनए स्ट्रैंड बनता है। ठीक है, और वो लंबा होता जाता है, लंबा होता जाता है। तो ये आरएनए कैसे बना? ये इस डीएनए की अनवाइंडिंग या टूटने से, या आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि ये एंजाइम है। दिस एंजाइम इज नोन एज आरएनए पोलीमरेज बिकॉज, ठीक है, आप क्या करते हैं? रिफामाइसिन क्या करता है? इस आरएनए की प्रोडक्शन को रोक देता है। डीएनए तो है लेकिन आरएनए नहीं बनने देगा। व्हाट डज इट डू? इट इनहिबिट्स दिस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बंद हो जाएगा तो क्या इस एंजाइम से डीएनए की वजह से आरएनए बनेगा? फिर आरएनए बनना भी स्टॉप हो जाता है। ठीक है जी। देखें, बेसिकली टारगेट कौन हो रहा है? आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। उसकी टारगेटिंग से क्या हो जाता है? आपको आरएनए नहीं मिलता। जब आरएनए नहीं मिलता तो आरएनए से आगे प्रोटीन बनेगा? तो वो भी नहीं बनेगा। ठीक है जी। बेसिकली इट इज आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर। और आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर कैसे होती है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को ब्लॉक करके। ठीक है जी। आप इसको यहां पर रिटन फॉर्म में लिख लें कि बेसिकली इट टारगेट्स एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्टिंग। अच्छा, मैंने ट्रांसलेटिंग कहा था पीछे, ये ट्रांसक्रिप्टिंग है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्टिंग। ठीक है जी। इट बेसिकली टारगेट्स एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्टिंग। तो ट्रांसक्रिप्टिंग में क्या हो जाता है कि आपके पास डीएनए तो बनता है लेकिन डीएनए से जो आरएनए बन रहा था वो जिस एंजाइम के थ्रू था, उस एंजाइम का नाम क्या था? उस एंजाइम का नाम था जी आपका अपना आरएनए पॉलीमरेज, जिसको आपने ब्लॉक कर दिया। ठीक है जी। रिफा माइसिन इज द ड्रग which inhibits RNA polymerase. By inhibiting the RNA polymerase, DNA to RNA वाला प्रोसेस इनहिबिट हो जाता है। जब RNA आपके पास नहीं है तो आपके पास आगे प्रोटीन भी देयर विल बी नो प्रोटीन सिंथेसिस। और जब प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो सेल ग्रो किस तरह करेगा? सेल की डेथ भी हो जाएगी। जब नो प्रोटीन होगा तो अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है जी। रिफामाइसिन का काम ये है। इसके अलावा आपने रिफामाइसिन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना। हाँ, इसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं? The drugs in the rifamycin group are रिफेम्पिन, जो कि आप टीबी में भी इस्तेमाल करते हैं। एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स में आती है रिफेम्पिन। तो ये रिफेम्पिन आती है आपकी ड्रग में। इसके अलावा आती है जी रिफा ब्यूटेन आती है। ठीक है जी। और इसके अलावा आती है जी रिफा पेंटीन। ठीक है जी। दीज आर द ड्रग्स विच आर कॉल्ड रिफामाइसिन। ठीक है जी। यहां तक आपका आज का चैप्टर था, आज का काम था वो आपने कर लिया। ठीक है जी। आपने क्या पढ़ लिया? आपने मेरे साथ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स पढ़ लिए, आज की बात है। ठीक है जी। उससे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन वाले भी पढ़े, लेकिन न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस की अभी भी बात की हमने। इसमें आपने 3 ड्रग्स पढ़ी। सबसे पहले आपने मेट्रोनिडाजोल पढ़ा। ठीक है जी। मेट्रोनिडाजोल के बारे में आपने के बाद आपने क्या पढ़ा? अपना क्विनोलोन्स पढ़े आपने। ठीक है। और क्विनोलोन्स के बाद आपने रिफामाइसिन पढ़े। आपको आजकल आज के चैप्टर में कोई बात ना समझ आई हो मेट्रोनिडाजोल में, क्विनोलोन्स में या रिफामाइसिन में, आप बता सकते हैं। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क नाउ। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज के लिए